नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आइए आज देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के अंतर्गत निलंबन के संबंध में क्या प्राविधान है। इस नियमावली के नियम संख्या 4 में निलंबन से संबंधित प्राविधान दिए गए हैं। कोई सरकारी सेवक जिसके आचरण के विरुद्ध कोई जांच कंटेम्पलेटेड है या अनुध्यात है या उसकी कार्यवाही चल रही है तो नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर जांच की समाप्ति तक निलंबन के अधीन रखा जा सकता है। कुछ प्रतिबंध हैं कि निलंबन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि सरकारी सेवक के विरुद्ध एलिगेशंस या अभिकथन इतने गंभीर न हो कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में सामान्यतः दीर्घ शास्ति या मेजर पनिशमेंट या मेजर पेनल्टी का समुचित आधार हो सकता हो। कभी कभी मेजर पेनल्टी का समुचित आधार नहीं होता कि जो आरोप लगे हैं यदि वो सिद्ध हो जाएं तो मेजर पेनल्टी होगी, ऐसा नहीं होता। यदि माइनर पेनल्टी का आधार बनता तो निलंबन नहीं होना चाहिए। राज्यपाल द्वारा इस निमित्त जारी आदेश द्वारा सशक्त संबंधित विभागाध्यक्ष समूह का और समूह ख के पदों के सरकारी सेवकों के वर्ग को इस नियम के अधीन निलंबित कर सकते हैं। समूह ग और समूह घ के किसी सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी अपनी शक्ति इस नियम के अधीन अपने एक निम्नतर प्राधिकारी को प्रत्यायोजित या डेलीगेट कर सकते हैं। आपकी बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि समूह ग और घ इसके मामलों में जो एक नीचे यानी जो नियुक्ति प्राधिकारी हैं वो अपने से एक पद नीचे के अधिकारी को ये पावर्स का डेलीगेशन कर सकते हैं समूह ग और घ के मामले में। कोई सरकारी सेवक जिसके संबंध में या जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक आरोप से संबंधित कोई इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या विचारण जो सरकारी सेवक के रूप में उसकी स्थिति से संबंधित है या जिससे उसके कर्तव्यों के निर्वहन करने में संकट उत्पन्न होने की संभावना हो या जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नैतिक अधमता, ये अंतर्ग्रस्त है, ऐसा कुछ लंबित हो तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसे इस नियमावली का मतलब उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 इसके अधीन निलंबित करने की शक्ति उसका यदि डेलीगेशन किया गया हो तो उसके विवेक पर तब तक निलंबित रखा जा सकता है जब तक उस आरोप से संबंधित समस्त कार्यवाहियां समाप्त न हो जाएं। कोई सरकारी सेवक यदि वह 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया हो, डिटेंशन में रहा हो, अब वो निरोध आपराधिक आरोप पर हो या अन्यथा किया गया हो, तो निलंबन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निरोध के दिनांक से यथास्थिति निलंबन के अधीन रखा गया या निरंतर रखा गया समझा जाएगा, जिसको हम कहते हैं डीम्ड सस्पेंशन। 48 आवर्स का अगर डिटेंशन या पुलिस कस्टडी हो गई तो फिर डीम्ड सस्पेंशन। अब सरकारी सेवक जब अभिरक्षा से निर्मुक्त हो जाते हैं तो उसके पश्चात अपने निरोध के संबंध में या डिटेंशन के संबंध में या कस्टडी के बारे में सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेंगे और समझे गए अर्थात डीम्ड सस्पेंशन के विरुद्ध वो रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं या अभ्यवेदन दे सकते हैं। तो सक्षम प्राधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ साथ जो ये नियम 4 है उसमें दिए गए उपबंधों के प्रकाश में रिप्रेजेंटेशन पर विचार करने के पश्चात अभिरक्षा से निर्मुक्त होने के दिनांक से डीम्ड सस्पेंशन को जारी रखने या उसका प्रतिसंहरण या उपांतरण करने के लिए समुचित आदेश पारित कर सकते हैं।
कोई सरकारी सेवक जिसके सिद्ध दोष ठहराए जाने के दिनांक से, यदि किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए जाने के कारण अगर कोई कन्विक्शन हो गया है कोर्ट से, उसकी वजह से उसे 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए कारावास की सज़ा दी गई है और उसे ऐसे सिद्ध दोष के फलस्वरूप तत्काल डिसमिस नहीं किया गया है या रिमूवल नहीं किया गया है, तो फिर निलंबन के लिए सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से यथास्थिति निलंबन के अधीन रखा गया या निरंतर रखा गया समझा जाएगा। अब इसमें एक स्पष्टीकरण है। 48 घंटे की अवधि की गणना सिद्ध दोष ठहराए जाने के पश्चात और इस प्रयोजन के लिए कारावास की आंतरायिक कालावधियों को अगर कोई है तो उसका ध्यान रखा जाएगा। तो ये हमने बताया कि गणना कैसे होगी समय की, 48 आवर्स की। और जहाँ किसी सरकारी सेवक पर आरोपित डिसमिसल या रिमूवल का दंड दिया गया है, तो इस नियमावली या इस नियमावली द्वारा विखंडित नियमावली के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन में अपास कर दिया गया है, यानी सेट असाइड कर दिया गया है और मामले की अग्रतर जांच या कार्रवाई के लिए किसी अन्य निर्देश के साथ प्रेषित कर दिया गया हो, वहाँ क्या होगा, वहाँ ये हो सकता। यदि वो शास्ति दिए जाने के ठीक पूर्व निलंबन के अधीन था, तो उसके निलंबन के आदेश को उपर्युक्त किन्हीं ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए डिसमिसल या रिमूवल के मूल आदेश के दिनांक को या मूल आदेश के दिनांक से निरंतर प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। और यदि निलंबन के अधीन नहीं था, तो यदि उसे अपील या पुनरीक्षण का मतलब रिवीजन करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निर्देशित किया जाए कि डिसमिसल या रिमूवल के ऑर्डर को और नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलंबन के अधीन रखा गया समझा जाएगा। अब इसमें एक प्रतिबंध है कि इस उपनियम में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे मामले में जहां किसी सरकारी सेवक पर डिसमिसल या रिमूवल की जो शास्ति आरोपित की गई है, उसे इस नियमावली के अधीन या किसी अपील या पुनरीक्षण में उन एलिगेशंस के जिन पर पेनल्टी अधिरोपित की गई थी, गुणों से भिन्न आधार पर यदि सेट असाइड कर दिया गया हो, किंतु मामले की अग्रतर जांच या कार्यवाही के लिए किन्हीं अन्य निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया गया हो, तो उन एलिगेशंस पर उसके विरुद्ध अग्रतर जांच लंबित रहते हुए निलंबन आदेश इस प्रकार कि उसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, पारित करने की अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्ति को प्रभावित करता है। जहां किसी सरकारी सेवक पर डिसमिसल या रिमूवल की पेनल्टी लगाई गई है, उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ के डिसीजन के फलस्वरूप सेट असाइड कर दिया गया हो या शून्य घोषित कर दिया जाए, तो नियुक्ति प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करेंगे और उसके उपरांत उसके विरुद्ध उन एलिगेशंस जिन पर डिसमिसल या रिमूवल का दंड मूल रूप में आरोपित किया गया था, अग्रतर जांच करने का विनिश्चय करते हों, चाहे वो एलिगेशंस अपने मूल रूप में रहें या उन्हें स्पष्ट कर दिया जाए या उनके विवरणों को और अच्छी तरह से विनिर्दिष्ट कर दिया जाए या उनके किसी छोटे भाग का लोप कर दिया जाए, वहाँ पर यदि वो शास्ति दिए जाने के ठीक पूर्व निलंबन के अधीन था, तो उसके निलंबन के आदेश को नियुक्ति प्राधिकारी के किसी निर्देश के अधीन रहते हुए डिसमिसल या रिमूवल के ऑर्डर को उसके दिनांक की ओर से निरंतर प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा, यानी डीम्ड समझा जाएगा। यदि वो निलंबन के अधीन नहीं था, तो उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निर्देशित किया जाए कि पदच्युति अर्थात डिसमिसल या हटाना या रिमूवल मूल आदेश के दिनांक को और सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा निलंबन के अधीन रखा गया समझा जाएगा। जहां कोई सरकारी सेवक, अब चाहे अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में हो या अन्यथा,
निलंबित कर दिया जाए या निलंबित किया गया समझा जाए, यानी या तो सस्पेंड है या डीम्ड सस्पेंशन है, या कोई अन्य अनुशासनिक कार्रवाई उस निलंबन के दौरान उसके विरुद्ध प्रारंभ कर दी जाए, वहाँ निलंबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह निर्देश दे सकेंगे कि सरकारी सेवक तब तक निलंबित बने रहेंगे जब तक ऐसी समस्त या कोई कार्यवाही समाप्त न कर दी जाए। और नियम 4 के अधीन दिया गया या समझा गया या प्रवृत्त बना हुआ कोई निलंबन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे उपांतरित या प्रतिसंगत न कर दिया जाए। अब नियम 4 के अधीन, निलंबन के अधीन या निलंबन के अधीन समझा गया कोई सरकारी सेवक फाइनेंशियल हैंडबुक पार्ट 2 इसका जो खंड 2 है, भाग 2 से 4 के फंडामेंटल रूल 53 के उपबंधों के अनुसार सब्सिस्टेंस अलाउंस, उपादान भत्ता, मैं फिर दोहरा दूं, सब्सिस्टेंस अलाउंस या उपादान भत्ता, या कभी कभी हम इसको जीवन निर्वाह भत्ता भी कहते हैं, उसको पाने का हकदार होगा। अगर इसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो फाइनेंशियल हैंडबुक इसका खंड 2 भाग 2 से 4 का फंडामेंटल रूल 53 का आप अध्ययन कर सकते हैं। तो आज यहीं रुकेंगे। आशा है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी और उपयोगी लगी होगी। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करिएगा। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को अवश्य टैप कर दीजिएगा। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएँ। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। नमस्कार।